यहाँ पर अभी हम समझते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ओके, सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है और क्या क्या यहाँ पर रिस्क है। और जब आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो उस केस में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पर डिसिप्लिन। ओके, एक्चुअली ऑप्शंस को यहाँ पर ट्रेडिंग के पर्पज के साथ बनाया ही नहीं गया था। इनको रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम ट्रेडर्स ने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, एक ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट बना दिया। लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पर इसको ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट तो बनाया है, बट यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कुछ चीजें आती है उनको यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफी रिस्की टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, काफी ज्यादा रिस्की है। तो ऐसे केस में यहाँ पर हमें एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, एक सेटअप चाहिए होता है, एक एज चाहिए होती है, हमें काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, और साथ में हमें वहां पर ग्रिड को कंट्रोल में रख कर काम करना होता है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों है और यहाँ पर ये रिस्कीएस्ट फॉर्म में क्यों माना जाता है ट्रेडिंग का? क्योंकि यहाँ पर इन सब चीजों का मोस्टली कई सारे लोगों में देखा जाता है कि कई सारे लोगों में इस प्रकार की चीज है, जैसे कि डिसिप्लिन होना, उसके बाद वहां पर पेशेंस होना, उसके बाद एक पर्टिकुलर एज पर काम करना, उसके बाद वहां पर ग्रिड को कंट्रोल में रखना। ये कई सारी चीजें उन लोगों में कम पाई जाती है। तो इसके वजह से वहां पर एक चीज क्या हो जाती है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग दिन ब दिन डिफिकल्ट बनते जाती है, लोग लॉसेस करते जाते हैं, और ये लॉसेस एक सर्टेन समय के बाद काफी बड़ी रौद्र रूप बनकर समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। तो इसके वजह से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर लगेगा एक डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन चाहिए। सो डिसिप्लिन किस प्रकार से? ओके, स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, स्पेलिंग के ऊपर फोकस मत कीजिए, नॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए। नॉलेज यहाँ पर परफेक्ट है, तभी जाकर यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से कुछ तो लाखों में अर्न कर रहे हैं, आप सबको ही पता है। ओके, जिनको पता नहीं होगा इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन में वहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या आप जो रिस्क मैनेजमेंट बताया गया है उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, जो एक पर्टिकुलर आपका सेटअप है वो आप फॉलो कर रहे हो। ओके, आप बीच में कहीं पर भी एंट्री नहीं बना रहे हो। आपको जो एक क्या कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड जिसको फॉलो करना है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो? ओके, आप यहाँ पर रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। सो ये सब चीजें डिसिप्लिन का पार्ट बन जाती है। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन ऐसा आपने नाम दिया होगा, तो यहाँ पर नीचे लिखिए, ऑप्शन बायर को, ऑप्शन बायर को ट्रेडिंग करते वक्त, ट्रेडिंग करते वक्त काफी ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम आता है, मार्केट में जब मोमेंटम आता है, तभी और सिर्फ तभी, तभी और सिर्फ तभी ऑप्शन बायर को, ऑप्शन बायर को मार्केट में प्रॉफिट होता है, मार्केट में प्रॉफिट होता है। नीचे लिखिए, इसके वजह से, इसके वजह से ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन के साथ पेशेंस रखकर
जब सेटअप मिले तभी ट्रेड बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ही ट्रेड बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वालिटी रहती है वो रहती है यहाँ पर पेशेंस की। ओके, सो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन बायर जो होता है उसमें पेशेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो नेसेसिटी है। क्योंकि जैसे कि हमने लिख लिया कि जब मोमेंटम आता है तभी वहां पर हमें क्या मिलता है, एक अच्छा ट्रेड मिलता है, ऑप्शन बायर को पैसा बनता है। तो मार्केट में आप सभी को पता है कि मार्केट में यहाँ पर ज्यादातर टाइम मोमेंटम नहीं रहता है। तो ऑप्शन बायर को डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ बैठकर मार्केट में क्या करना होता है, उसके प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना पड़ता है। और जब वहां पर वो इस तरीके से प्रॉपर सेटअप का फॉर्मेशन हो जाने के बाद वेट करके एंट्री बनाता है, तब जाकर एक्चुअल में ऑप्शन बायर को पैसा बनता है। ओके, तो पेशेंस ये जो क्वालिटी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन बायर को बढ़ानी पड़ेगी, यानी हमें इस क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये क्वालिटी बढ़ेगी कैसे? छोटी छोटी चीजों में पेशेंस रखने की आदत रखिए। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें मुझे इमीडिएटली मिल जानी चाहिए, लेकिन यही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग में भी आप उसी तरीके से सोचते हो हमने एंट्री किया और पैसा बन जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी पेशेंस के साथ आपको वेट करना है, और तब वहां पर आपको पैसा बनेगा। तो जो लाइफ में छोटी छोटी चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही है, स्टिल वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, स्लो एंड स्टेडी, वो सभी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, इसी ऊपर से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है वो होता है हमारा एज। ओके, पेशेंस तो आ गया। पेशेंस किसके लिए? प्रॉपर सेटअप मिलने के लिए। सेटअप मिलने के बाद ट्रेड को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पेशेंस। इसके रिलेटेड चीजें हमने सेशंस में कवर की है। ओके, कि पेशेंस किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पर पेशेंस लगता है, कई सारी चीजों को हमने पेशेंस के सेशन में लिख कर लिया है। ओके, सो इस प्रकार से यहाँ पर एक पेशेंस होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक पेशेंस हमें लगता है कि हमारा सेटअप जब मिलेगा तब हमें एंट्री बनानी है, ये भी पेशेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पेशेंस कहाँ से आता है? एज होने के बाद। यानी कि आपका एक पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए जिसको आपने काफी ज्यादा समय बैक टेस्टेड किया है, लाइव मार्केट में उसको टेस्ट किया है, और आपको पता है कि उसके रिजल्ट्स कितने मिलते हैं। वहां पर एंट्री बनने के बाद आपके कितने सारे टारगेट्स अचीव होते हैं, कितने स्टॉप लॉसेस लगते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है, इन सब चीजों का वहां पर आपने क्या किया हुआ रहना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और उस ही एज को, उसी सेटअप को आपको क्या करना है, काम करना है। तो ये जो एक सेकंड पॉइंट रहेगा एज, तो पहले आपकी एज को बनाइए। ओके, हमने कई सारे चीजों को यहाँ पर कोर्स में सीखा है, जैसे कि वहां पर कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर होने वाली ट्रेडिंग। उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसके ऊपर पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है, उस मार्केट स्ट्रक्चर को हमने सीखा है, उसके अकॉर्डिंगली बनने वाले ट्रेड्स। उसके बाद वहां पर हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहते हैं उनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स की ट्रेडिंग देखी है। ओके, उसके बाद हमने रिटेलर ट्रेडर का होने वाला ट्रैप, उसके बाद वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग, इन सब चीजों के थ्रू हमने जो ट्रेड्स बनाना सीखा है, वो सभी चीजें यहाँ पर एज का पार्ट बन सकती है। उनमें से पर्टिकुलर चीजों को बाहर निकालिए और उन चीजों का बार बार एप्लीकेशन कीजिए। जो स्टूडेंट्स काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने इसी प्रकार से पर्टिकुलर चीजों को बाहर निकाला और उन चीजों को के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और जब इन चीजों के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो उनको काफी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आपने देखा है कुछ स्टूडेंट को एक दिन में लाखों में अर्न कर रहे हैं, वॉल पर आपने जाकर देखा होगा। तो वो मैं क्यों डालता हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहे कि भाई यहाँ पर पैसा बनता है, बस सर ने जो बातें बताई है उनको फॉलो करके हमें यहाँ पर काम करना है, तभी जाकर पैसा बनेगा। ओके, सो एज को बनाइए। इसके लिए हमने कई सारे स्ट्रैटेजीज देखी, कई सारी एंट्री स्टाइल्स देखी, उनमें से किसी एक स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। सो डिसिप्लिन हो गया, पेशेंस हो गया, एज हो गया। अभी यहाँ पर कंट्रोल्ड ग्रीड होनी चाहिए। ग्रीड, आपकी ग्रिड किस प्रकार से होनी चाहिए? एक कंट्रोल तरीके की ग्रिड होनी चाहिए। इसको हाथ से बाहर मत जाने दीजिए। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोगों की ग्रिड काफी ज्यादा होती है। परसेंटेज रिटर्न में अगर आप मार्केट को देखोगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है उस चीज को वहां पर अहमियत दीजिए।
आप नंबर में देखोगे तो आपको छोटा लगेगा। जैसे कि आपने 5,000 का कैपिटल डाला था और 5,000 के कैपिटल पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त अगर आपको 500 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, तो परसेंटेज रिटर्न कितना हो गया? 10%। वेरी बिग अमाउंट। ओके, बैंक हमें सालाना कितना देती है? मैक्सिमम 6% तक। यहाँ पर हमें एक ट्रेड में 10% मिल रहा है, वो भी एक दिन में। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो, बैंक के साथ कंपेयर करते हो, तो आपकी ग्रेड अपने आप कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आप 500 रुपीज के हिसाब से सोचोगे तो आपका माइंड क्या कहेगा कि भाई मुझे और यहाँ पर पैसा चाहिए, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली। तो ग्रिड को कंट्रोल में रखिए। और ऑप्शन बाई की एक ऐसी चीज है कि आप न चाहते हुए भी मार्केट यहाँ पर कभी कभी आपको काफी बड़ा पैसा दे जाता। फिर अगर उस प्रकार से काफी बड़ा पैसा मिला है, तो जब तक हमने सीखा है, जब तक वहां पर कैंडल बन रहा है तब तक हम होल्ड करते हैं और क्लोजिंग के साथ एग्जिट कर जाते हैं। क्योंकि जो चीजें हमने देखी है उसमें से एक चीज ऐसी है कि वहां पर रिवर्सल बनने के भी चांसेस होते हैं। उसके कई सारे साइंस हमने सेशन में कंट्रोल किए हैं। ओके, जो अभी तक जो हमारे 1.5 से 2.25 मंथ में जो चीजें सीखी है उनको रिवाइज करते रहिए। उन चीजों से ही आपको यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनते हुए दिखाई देगा। ओके, सो रिटेल ट्रेडर के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, एज चाहिए, कंट्रोल्ड ग्रीड चाहिए। ओके, और ऑप्शन बायर के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थिंकिंग इन बिग टाइम फ्रेम, और टाइम पीरियड लिख सकते हो आप। ओके, देखिए ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा बनता है प्रॉपर तरीके से। आप इन सब चीजों के जो पहले चार चीजें हैं, इनको आप कंट्रोल में रखकर काम करते हो, तो ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा जरूर बनेगा। बट इस बड़े पैसे के चक्कर में लोग लॉसेस कर जाते हैं। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? कि जब भी सोचोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में सोचना है, बड़े पीरियड के हिसाब से सोचना है। अगर आप कम पीरियड के हिसाब से सोचोगे कि भाई मुझे एक साल में यहाँ पर करोड़पति अरबपति बनना है, तो ये रोडपति तो जरूर बनोगे, करोड़पति दूर की बात है। दैट इज द फैक्ट। लेकिन आप यहाँ पर एक लॉजिकल टारगेट रखते हो कि हाँ भाई चलो, इस मंथ में मैं इतना अर्न करूंगा, बाद में आने वाले 6 मंथ में इतना, एक साल में इतना, जो कि लॉजिकल है। उस तरीके से आप सोचोगे, खुद को एक बड़ा टाइम फ्रेम दोगे, तो यहाँ पर हर एक चीज मुमकिन है। ओके, जब आप नए रहते हो तो नया इंसान को यहाँ पर मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और मार्केट किस प्रकार से चलता है, ये चीजें जो हमने मार्केट सेशंस में सीखी है, उनका एप्लीकेशन और उनको लाइव मार्केट में देखते देखते थोड़ा सा समय तो लगता है। फिर उतना समय खुद को भी देना है। जब आप उतना समय दोगे, तब और तब वहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। समय के साथ साथ आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ते जाएंगे। ओके, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली मैंने स्क्रीनशॉट डाला, 52,000 तक के उनके कंटिन्यूअसली डेली प्रॉफिट चालू है, स्कैल्पिंग करके, कोर्स करके लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। अब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और अच्छे से काम करेंगे तो लाखों में भी जाएंगे। सो ये चीजें हैं, जितना आप समय देते जाओगे एक दिन का प्रॉफिट उतना बड़ा बनते जाएगा। लोग यहाँ पर समय नहीं देना चाहते। 2 मिनट के मैगी की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, और आप सबको पता है कि 2 मिनट में मैगी बनती ही नहीं है। ओके, तो इसके वजह से जब भी आप ऑप्शन बाइंग करने के लिए जाओ, तो सोचते वक्त बड़े टाइम फ्रेम में सोचना है। बड़े खुद को बड़ा पीरियड दीजिए। इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए भी 4 साल लगते हैं ना, यहाँ पर एटलीस्ट आप 6 महीने, एक साल पूरा डेडिकेशन के साथ दीजिए। तब यहाँ पर एक प्रॉपर कंसिस्टेंट ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कि यहाँ पर आप एक ही झटके में सभी चीजें पाना नहीं चाहते हो। ओके, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप रैंडम जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप सोचकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। ओके, यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं कि हर बार आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर पैसा बनेगा। नहीं, इस प्रकार से कभी, सॉरी, इस प्रकार से कभी पैसा नहीं बनेगा। पैसा कब किस प्रकार से बनेगा? कभी प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस होगा, कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस होगा, कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस होगा, कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस होगा। सो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कैपिटल ग्रो होता है। लोग इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ग्रो होने के चक्कर में काम करते हैं,
कंसिस्टेंसी को भूल जाते हैं और बड़े लॉसेस लेते हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है मार्केट में करने लायक चीजें काफी कम है और अवॉइड करने लायक चीजें काफी ज्यादा है। तो उनमें ये थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप हर बार प्रॉफिटेबल होगे, इस थिंकिंग को छोड़ दीजिए। कंसिस्टेंसी में यानी लगातार चीजें जो चलती हैं। ओके, कि हाँ भाई, आपने कछुए की स्टोरी तो सुनी होगी, खरगोश और कछुआ। खरगोश क्या करता था, तेजी से भागता था और जाकर रुक जाता था। लेकिन कछुआ क्या था, चालू था, डायरेक्शन की तरफ स्लोली स्लोली जा रहा था। तो फाइनली जीता कौन, कछुआ। तो उसमें क्या थी, कंसिस्टेंसी थी। सो कंसिस्टेंसी के हिसाब से सोचना है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंकिंग आ जाती है वो है प्रोबेबिलिटी। सो जब आप सोचोगे, ट्रेड को सोचते वक्त हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचना है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, यहाँ पर कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा रूल क्या है, जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, और लॉस लेते हैं तब हम छोटा लॉस लेते हैं। तो इस प्रकार से भी हमें सीक्वेंस मिल गया, तो भी हम क्या कर रहे हैं, काफी बड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं। और जब गवा रहे हैं तो काफी छोटा छोटा गवा रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक ट्रेड इसी प्रकार से चलेगा। कभी यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। कभी कभी पूरा प्रॉफिट का ही एक सीक्वेंस आ जाता है, और कभी कभी लॉस का भी सीक्वेंस आ जाता है। बट लॉस का भी सीक्वेंस आ रहा है जिसको ड्रॉडाउन पीरियड कहा जाता है। उस केस में भी आप डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट जो आपको सिखाया गया है, उस रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, तो ड्रॉडाउन पीरियड यानी जब कंटिन्यूअसली लॉसेस चलते हैं, उस पीरियड में भी आप सरवाइव हो जाते हो। और जब वो पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर से मार्केट में आपका एक कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और उस प्रॉफिट के पीरियड में आप आपका हुआ लॉस रिकवर करके फिर से प्रॉफिट पर चले जाते हो। ओके, आता है क्योंकि मार्केट हमेशा चेंजिंग है। एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जब चेंज होता है ना, तब वहां पर स्ट्रैटेजीज थोड़ा काम करना स्टॉप कर देती है उस पीरियड में। और आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आए कि अभी यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अलग तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो वहां पर वो आपका लॉस थोड़ा सा बढ़ते चलता है। लेकिन जब मार्केट किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को कंटिन्यू कर लेता है, तो वो पीरियड खत्म हो जाता है। और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ काम करने वाली चीजों को जब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, आपके फिर से बड़े प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके वजह से हमेशा सोचते वक्त किस प्रकार से सोचे, प्रोबेबिलिटी में सोचे। तो प्रोबेबिलिटी में सोचोगे तो आप क्या सोचोगे, चलो आज प्रॉफिट हुआ, कंसिडर कीजिए कल के दिन लॉस हो गया। ठीक है, आप क्या कहोगे, यार चलो आज ठीक है, आज लॉस हुआ है, कल तो प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट डे फिर से आएंगे। ओके, कैलकुलेटेड लॉस लिया है, एग्जिट कर लेंगे। कल फिर से आएंगे, और कल फिर से आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर सेटअप मिलने पर एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट हुआ तो काफी बढ़िया, या फिर एक कैलकुलेटेड लॉस, उसको बुक करेंगे, एग्जिट करेंगे। अगर कंटिन्यूअसली लॉस जा रहा है, तो एक चीज हमने सीखी है कि जब एक कंटिन्यूअस लॉस का फेज आता है, उसके बाद बड़े प्रॉफिट का फेज आता है। तो इस बड़े प्रॉफिट के फेज के लिए हमें हमारे रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से रखकर काम करना है, प्रोबेबिलिटी में सोचना है। ओके, प्रोबेबिलिटी में जब आप सोचते हो तो आपका माइंड क्या कहता है, चलो भाई ठीक है, आज हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिर से हुआ तो आपका माइंड क्या कहेगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि भाई मार्केट में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। सो लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेटेड लॉस लेकर हम एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होगा, तो उतना सारा जो लॉस हुआ है वो पूरा रिकवर करके आप प्रॉफिट में आ जाओ। सो ये थिंकिंग होती है प्रोबेबिलिटी की। और प्रोबेबिलिटी के थिंकिंग की वजह से आपका माइंड कभी भी टेंशन नहीं लेता है ट्रेडिंग करते वक्त। तो थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, हमेशा याद रखना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, वो रहेगी आपका रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट, जो चीज हमने रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड जो हमने 5 से 6 सेशंस लिए थे, यहाँ पर हमने इन डेप्थ समझा कि कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, कितना रिस्क लेना चाहिए, फिर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर वहां पर हमने 4 क्वाड्रेंट सिस्टम को भी समझा कि वहां पर किस प्रकार से प्रॉफिट लॉस होते हैं और हमें कौन कौन सी चीजों को फोकस करना है। उसके बाद हमने वहां पर देखा कि कैपिटल को किस प्रकार से ग्रो किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट का, सॉरी, रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्वांटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी होनी चाहिए, और उन सब चीजों के साथ साइकोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सब चीजें हमने रिस्क मैनेजमेंट के सेशन में सीखी है, समझी है, विथ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, जहां पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए थे।
तो उन सभी चीजों को समझकर हमने क्या किया था, रिस्क मैनेजमेंट के सेशंस को समझा था। और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या मिलते हैं बाद में, किस प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं, किस तरीके से आपका कैपिटल कितने दिनों में बढ़ता है और किस प्रकार से बढ़ता है, इन सब चीजों को हमने वहां पर उन सेशंस में देखा था। ओके। तो सेम तरीके से अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आप ऑप्शंस बाइंग के ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर आपको क्या करेगी, मार्केट में सस्टेन होने के लिए हेल्प करेगी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारे खिलाफ चलता है, जिसको हम थीटा डीके या फिर टाइम डीके कहते हैं। ओके। सो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऑप्शन की प्राइसेस अपने आप कम होती, फिर ऐसे केस में अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो बड़ा झटका लगने के चांसेस होते हैं। ओके। सो इन सब चीजों के ऊपर आपको सबसे पहले काम करना है। इन सब चीजों के ऊपर मैंने कई सारी चीजें आपको सेशंस में बताई है, कोर्स में बताई है। उन सब चीजों को फॉलो करके, उन सब नोट्स को रिवाइज करके, डेली रिवाइज करना है उन सब चीजों को। रिवाइज करके आप क्या करोगे, ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग, कोई भी चीज जो आपको आप करना चाहते हो, उन चीजों के लिए आप आगे बढ़ोगे। याद रखना है कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग है। ओके। सो यहाँ पर प्रॉफिट भी बनेगा तो काफी बड़ा बनेगा, और लॉस अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखते हो तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इन सब में देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, वो रहेगा हमारा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। इसको प्रॉपर रखिए, इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट के सेशन में हमने सभी सभी चीजों को इन डेप्थ लिया है। उन चीजों के साथ कोई भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि वो चीजें आपको यहाँ पर मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके। सो इन चीजों को याद रखना है। सो ये हो गया ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले आपके पास कौन कौन सी चीजें चाहिए और आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम करोगे। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हमने क्या देख लिया, एक इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ वहां पर इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ली है। तो इनके नोट्स निकाल कर रखिए, और इन नोट्स को आप ट्रेडिंग करने से पहले, जब कभी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, उसके पहले इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक बार आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, और उसके बाद ही आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को बैठोगे। ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट में कई सारी चीजें कवर हुई है, रिस्क टू रिवॉर्ड वगैरह, वो सब चीजों को वहां पर आपको मद्देनजर रखना है और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है। ओके। रैंडम ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, काफी ज्यादा ग्रिड मत लाइए, खत्म कर देगा सब कुछ। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन सभी पॉइंट्स को जब कभी भी, यानी आपको कल ट्रेड करना है, रिवाइज कीजिए फिर ट्रेड कीजिए, फिर से नेक्स्ट डे आओगे, इन चीजों को रिवाइज कीजिए फिर ट्रेड कीजिए। आपसे होने वाली कई सारी गलतियां, उनसे आप बच जाओगे। ओके। तो चलिए यहाँ पर इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। इन चीजों का एक इंट्रोडक्शन हम वहां पर देखने वाले। ओके। चलिए फिर, गुड बाय एंड टेक केयर।